वेलकम बैक टू यू ऑल। आज विधिक अभिरुचि की इस कक्षा में जो मैंने एजेंडा रखा है, एक एजेंडा तो ये रखा है सबसे सर्वप्रथम कि ट्रांसजेंडर्स जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में 2019 में एक अधिनियम पारित किया गया उनके संरक्षण के लिए, जिसका नाम है ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स ब्रैकेट में अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। उसके संबंध में कुछ चर्चा करनी, क्यों लाया गया, क्या खास बात है, संवैधानिक रूप से क्या आधार हैं और इस एक्ट की खास बातें क्या हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट का क्या कमी है। तो अब जो समय हमारे पास है उसमें ये दो पार्ट में मैं करूंगा। आज मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा और संवैधानिक आधार बताऊंगा, निर्णयों की बात करेंगे जिनमें इस अधिनियम के पारित होने का आधार बने, ये निर्णय क्यों होना चाहिए, ये एक पार्ट रहेगा। यहीं तक हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। इसके बाद मैं सेक्शन 319 सीआरपीसी पर डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आपको बताऊंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही एक जजमेंट से मैं सीआरपीसी में जितने भी आपने प्रक्रियात्मक विचारण के स्टेप्स पढ़े हैं उनको एक वाद्य की सहायता से समझाऊंगा, दिखाऊंगा। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि आजीवन कारावास का मतलब किसी भी व्यक्ति के नेचुरल जीवन के अंतिम क्षण से, उस पर चर्चा करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद कोटेशंस का सेक्शन आएगा, कोटेशन के सेक्शंस में लिखेंगे एक दो कोटेशन, और लास्ट में मैंने एक नया सेगमेंट इस क्लास में ऐड किया है, जाते जाते क्विकी कहा है। क्विकी का मतलब कोई भी वह चीज जो बहुत जल्दी से की जाए। तो मैंने इस अभिरुचि की कक्षा को और रोचक बनाने के लिए और एक नयापन लाने के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं लास्ट में आपसे एक क्विकी का बात करूंगा, और क्विकी में हम जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं 1 मिनट में उनको कैसे समझा जाए, इंटरव्यू में कैसे बोला जाए, और कोई भी कंसेप्ट जो 2 मिनट में आपको या 1 मिनट में या 30 सेकंड में आपको कैसे समझाया जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से। सबसे पहले तो अगर आप लोग ध्यान दें, अगर आपने ये ध्यान दिया होगा तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 14 है या 21 है, 15 है, 16 है, इनमें जब मूल अधिकारों को प्रदान किया गया है या अन्य किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करें, जब उनमें हमने नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में चर्चाओं को रखा, तब उसमें जब हमने व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया तो वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि वो लिंग निरपेक्ष है। उसमें किसी विशेष लिंग के संबंध में वो प्रोविजन नहीं है। जैसे अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो उसमें नागरिक व्यक्ति की बात की गई है, 15 और 16 की बात करें नागरिक की बात की गई, 19 की बात करें तो नागरिक की बात की गई। इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी लिंग का हो या किसी भी लिंग का ना हो, मिक्स्ड लिंग का हो, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जैसे, तो उनके लिए भी वो मूल अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि जो संविधान है उसने जब हमको ये या व्यक्तियों को जब अधिकार दिया तो लिंग निरपेक्ष होकर के अधिकार दिया।
इसी संदर्भ में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, 29 में या बाकी सारे मूल अधिकारों की चर्चा जहाँ पर है, वहाँ पर लिंग के आधार पर विभेद करने के लिए मना किया गया। हालांकि ये स्त्री और पुरुष के संदर्भ में है, लेकिन हम इनमें अगर संविधान के लार्जर पर्सपेक्टिव को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिनका कोई भी लिंग नहीं हो। अब ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, एग्जैक्टली इसे किसको माना जाना चाहिए या किसे नहीं माना जाना चाहिए, इस मुद्दे पर अभी हम नहीं जाएंगे। ये मैंने अपने इस डिस्कशन का सेकंड पार्ट रखा है, टेक्निकलिटीज का। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक हम लेमैन डेफिनेशन पर जाएं या एकदम सामान्य अर्थ पर, बेसिक अर्थ पर जाएं, तो हम ये कह सकते हैं ये ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो पुरुष होता है स्पष्ट रूप से और ना ही स्त्री होता है, यानी कि इसका जो जेंडरिज्म है वो क्लियर नहीं होता या मिक्स्ड होता है। अभी के लिए इतना समझें, बाद में इसको टेक्निकली समझेंगे क्या होता है। तो संवैधानिक आधार हमारे पास जो मिलता है वो हमको ये बताता है कि जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इनमें वो व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिनका कोई भी लिंग तय नहीं है। इसके अलावा मैं एक मुख्य रूप से देखिए इस निर्णय का उल्लेख करना चाहूँगा, और इस निर्णय का नाम है नालसा वर्सेस भारत संघ। नालसा वर्सेस भारत संघ का मतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस सोसाइटी अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो डिसीजन हुआ है, ये जो है जजमेंट डेट जो है इसका ये 2014 है, 2014 अप्रैल मान के चलिए। और 2 जजेस बेंच थी इसमें, जस्टिस सीकरी और जस्टिस राधाकृष्णन, जिन्होंने ये दिया। इसमें भारत संघ एवं अन्य मान लीजिए। इसमें क्या हुआ कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको थर्ड सेक्स या तृतीय लिंग के रूप में पहचान की बात सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि इस मामले में ये मांग की गई थी कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए पासपोर्ट में या किसी भी फॉर्म में या किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में या किसी भी सिनेरियो में उनके लिए लिंग का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। और कहीं कहीं इक्का दुक्का राज्यों ने इस संबंध में नियम बनाए हैं, जिसमें मेरे पास डेटा है। बिहार, केरला और त्रिपुरा में तृतीय लिंग या सेक्स के यानी थर्ड कैटेगरी के रूप में मान्यता दी गई है। और ऐसे व्यक्ति बहुत सारी विषमताओं से ग्रसित हैं। अब इस संबंध में मेरे पास एक डेटा है, शॉर्ट डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों का नुकसान क्या है जेंडर के रूप में मान्यता न मिलने का। तो भारत की 2011 जनगणना के अनुसार कुल ट्रांसजेंडर्स जो हैं लगभग 4,87,803 हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास केवल 30,000 व्यक्ति ही वोट देने के लिए या वोटिंग राइट्स के लिए रजिस्टर्ड हैं। जहां की सामान्य आबादी की लिटरेसी रेट लगभग 74 से 75% के बीच में है, वहीं पर ट्रांसजेंडर समुदाय जो है, कम्युनिटी है, उसकी जो रेट है लिटरेसी वो 56.7% है। बाद में ये जो जनसंख्या की गणना थी ये तो ऑफिशियल डेटा था,
लेकिन इसी में एक एनजीओ है साल्वेशन ऑफ अप्रेस्ड जेंडर, उन्होंने सर्वे कराया और उन्होंने ये देखा कि लगभग 19 से 20 लाख लोग हैं भारत में जो ट्रांसजेंडर्स हैं। तो इसके अलावा कुछ और डेटाज हैं मेरे पास। 99% ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये कई जगहों पर सामाजिक अस्वीकृति के शिकार होते हैं, यानी इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इन्हें अपमानित किया जाता है, इन्हें समाज में उस गरिमा और आत्मसम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता जिस तरीके से किसी और सामान्य व्यक्ति को देखा जाता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स में जो शिक्षा का ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट का मतलब है कि ये स्कूली शिक्षा के लिए तो शुरुआत में जाते हैं, लेकिन बाद में फिर ये अपने आप को वहाँ से अलग कर लेते हैं। 52% अपने क्लासमेट्स के द्वारा भेदभाव या अपमानित किए जाने के कारण उत्पीड़न का अनुभव करते हैं और लगभग 15% शिक्षकों के द्वारा अपमानित या उत्पीड़ित किए जाने पर अपमानित महसूस करते हैं और इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं। इसके अलावा इस समुदाय के लगभग 57% लोग सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को एक लिंग चाहे पुरुष या महिला के रूप में मान्यता देने वाली सर्जरी कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होता जो कि जिससे कि वो ये सर्जरी करा लेते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर हम उनको जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर्स की डेटा है वो लगभग 35 से 40% के बराबर, 1000 के बराबर है, तो इसका मतलब मोर देन बहुत कम संख्या में ऐसे लोग जो है वो 10% से भी बहुत कम लोग हैं जो कि वोटर के रूप में या अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है वो हैं रजिस्टर्ड। तो इस मामले में ये जो नालसा का मामला था, इसमें इन्हीं सारी विसंगतियों को बताते हुए और संवैधानिक रूप से उनके पास ये राइट होना चाहिए, इस बात को बताते हुए ये पहचान दिलाने के लिए मामला फाइल किया गया, जो कि इस अधिनियम का आधार बना। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया, मैं मुख्य 1-2 बिंदु आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको ये समझ डेवलप होगी आपके अंदर कि आखिर इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी या इस कानून के पास करने का एक संवैधानिक या विधिक आधार क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि अनुच्छेद 14 में जो किसी व्यक्ति शब्द यूज़ किया गया है उसमें ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं। अनुच्छेद 15 और 16 के लिंग में सिर्फ पुरुष और महिला ही नहीं आते, बल्कि वे व्यक्ति भी आते हैं जिन्हें अपने आप को ना तो पुरुष मानते हैं ना तो महिला मानते हैं। इन सारे व्यक्तियों को अपने वेशभूषा का, अपने चाल चलन के तरीके का, अपने रहने के तरीके का, अपने वस्त्र इत्यादि पहनने के तरीका का और अपने आप को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान दिलाने का अधिकार है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(a) में संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति, अनुच्छेद 15-16 में नागरिक और लिंग, अनुच्छेद 21 में व्यक्ति और अनुच्छेद 19 में नागरिक जो है ये मानव प्राणी को शो करता है, इंगित करता है, और इस मानव प्राणी में ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लैंगिक पहचान के आधार पर यदि कोई विभेद किया जाता है तो वो अनुच्छेद 14 का पूरे तौर पर उल्लंघन होगा। और इन सब बातों को डिसाइड करते हुए ये माना कि इनका जो पहचान दिलाया जाना है वो अनुच्छेद 14, 19, 21 इत्यादि के आधार पर संवैधानिक है। और फिर उन्होंने निर्देश दिया कि उन्हें एक निश्चित लिंग की पहचान तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी जाए, ओबीसी मानकर इनको सभी लाभ प्रदान किए जाएं, सामाजिक भेदभाव को रोकने का प्रयास किया जाए, बेहतरी के लिए इनके कार्यक्रम चलाए जाए और स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए
HIV सेंसिटिव क्लिनिक्स की स्थापना की जाए। तो ये बात, ये आधार, ये जो निर्णय हुआ, ये मुख्य तौर पर आधार बनता है इस एक्ट का। इसके साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधान भी हैं, अनुच्छेद 14, 21, 19 इत्यादि, जिसमें कि ये बात लिखित की गई, ये बात बताई गई कि व्यक्ति या लिंग निरपेक्ष है पूरा संविधान। अजय ने एक मैसेज किया है कि इसके साथ ही एक और रिट पिटीशन फाइल की गई थी जिसका नंबर 406/2013 था, जो कि पूज्य माता नसीम कौर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पारित की गई। बिल्कुल ठीक है, 406/2013 और 2012 का सिविल रिट पिटीशन है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा देखेंगे आप कि जो कि निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का वो किया है, अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशंस हैं यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, इसमें आप देखेंगे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा जो है यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संविधा है 1966 और 68 में, इसका भारत सिग्नेटरी है। और इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को में जो सिद्धांत एक्सेप्ट किए गए थे उन्हें भारत के घरेलू कानूनों में मान्यता दी जानी चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंतर्गत अनुच्छेद 253 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं को या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करवाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। इसके अलावा और कई कन्वेंशन हैं जो भारत में, जिसका भारत हस्ताक्षर करता है और जिन्हें भारत में लागू किया जाना चाहिए, जैसे कि कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट 2008, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, राष्ट्रीय और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 4th। ये कुछ और विधिक या अर्धविधिक आप कहें या विनियमित स्वभाव के नियम हैं या अधिनियमितियां हैं जिनके आधार पर ट्रांसजेंडर का ये अधिकार बनता है कि उन्हें तृतीय लिंग के रूप में पहचान दिलाई जाए और उनके संरक्षण के उपाय किए जाएं। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि भारत में ट्रांसजेंडर्स के संबंध में संवैधानिक रूप से भी कोई रोक नहीं है। दूसरा, वैधानिक रूप से भी कोई रोक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के द्वारा या उनके तहत भी इसमें कोई रोक नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, अगर उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है तो इसमें कोई संवैधानिक गलती नहीं है या कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। ये किया जा सकता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी है। अब ये तो आधार की बात हुई जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कन्वेंशंस हैं, विधि हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को मान्यता दी गई और उसमें यह कहा गया कि अगर प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध भी जाकर दो व्यक्ति एकांत में रहते हुए कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे भले ही वो प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत हो, तो उन व्यक्तियों को कोई अपराध उनका किया जाना वो कृत्य नहीं होगा। तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो मामला था वो भी एक संवैधानिक रूप से मार्ग प्रशस्त करता है कि ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपाय किए जाएं। इसी तरीके से मैं राइट टू प्राइवेसी जजमेंट यानी
रिटायर्ड जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट ने यह भी माना कि ये उनके निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है, निजी बातों को सामने ना उजागर करने का, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है अभिव्यक्ति के रूप में, जिसमें वो अपनी पहचान को चाहे तो छुपाए चाहे तो उजागर करें, उनका राइट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस ऐतिहासिक या आधार के रूप में जो डिस्कस किए गए प्रोविजन या लॉ हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है उनके अधिकारों के संरक्षण पे प्रयास किए जाने चाहिए। अब मैं कुछ डेटा राज्यों के संबंध में रखूंगा और अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के संबंध में भी, जो कि हमको ये बताते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिकारों के लिए संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जाने हैं या किए जाते रहे हैं। इस क्रम में केरल जो है वो नालसा जजमेंट के बाद 2015 में ट्रांसजेंडर पॉलिसी रखने वाला पहला राज्य बना। इसने कोच्चि में इस समुदाय के लिए रेजिडेंशियल स्कूल भी खोले और इनके संबंध में लिंग तटस्थ जो टैक्सीज चलाई जानी है या स्पोर्ट मीट जो हो रही है, उसमें उसने लिंग तटस्थ की पॉलिसी को अपनाई थी। और 2018 जुलाई में केरल स्टेट ने जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसमें ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए 2 सीटों के रिजर्वेशन की व्यवस्था की। और 2019 में इसने अन्य और तीसरे लिंग शब्द के उपयोग पर रोक लगाते हुए ट्रांसजेंडर से उसे बदल दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है केरल के रूप में। दूसरे नंबर पर मैं नाम महाराष्ट्र का लेना चाहूँगा। इसने ये राज्य एक वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश करने वाला दूसरा राज्य था और उनके लिए कल्चरल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने वाला पहला राज्य था। और इसी क्रम में यूएनडीपी जो कि यूएन की एक वेलफेयर के लिए बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है, इसने सेक्स वर्क पे लगी हुई महिलाओं को संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ भागीदारी की थी 2013 में। इसके बाद उड़ीसा स्टेट ने 2015 में ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उससे संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का गठन किया और इसके समुदाय को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के लाभों का विस्तार भी किया। इसी क्रम में इसने कई और लाभवर्ती योजनाओं जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बच्चों को माता पिता को वित्तीय सहायता और स्किल डेवलपमेंट के लिए योजनाओं बनाने पर जोर दिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि बसों में स्कूली बच्चों के साथ छेड़खानी और यौन शोषण की जांच के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को स्कूल बस सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पुलिस फोर्स में भर्ती करने का प्रयास किया है और उसमें ट्रेनिंग देना भी उसने शुरू किया है। इसी क्रम में तमिलनाडु ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक पहला विशेष डेटाबेस बनाने के लिए 2008 से पहल की है और उन्हें राशन कार्ड जारी करने की योजना बनाई। राज्य को सबसे पहला ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर तमिलनाडु ने ही दिया। इसी क्रम में बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, पुर्तगाल, नॉर्वे, अर्जेंटीना और कनाडा, ये सब विदेशों में यूके, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका इत्यादि देश मुख्य रूप से इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रयासरत हैं। तो इसका मतलब हमको मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको निराश होना चाहिए, लेकिन हमको ये संतोष होना चाहिए कि
कम से कम 7-8 राज्य ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। उनमें नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर उन व्यक्तियों के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। अब इसमें एक बात और भी है, वो बात ये है कि ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा का रेट बहुत कम है इनके पास, शारीरिक से लेके यौन हिंसा के शिकार होते हैं, उनके पास भीख मांगना या यौन कार्य करना या विवाह समारोह इत्यादि पर या शिशु के जन्म इत्यादि के अवसर पर धन इकट्ठा करना, इसके अलावा इनके पास कोई भी आजीविका का साधन नहीं होता है। और इन सारे कारणों से और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव से भारत में 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया। अब इसी में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का समाधान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जिसने 17 जनवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, सबसे इनिशियल स्टेज पर। उसकी कुछ रिकमेंडेशन मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। देखिए इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे के लिंग के रूप में पहचानना और अन्य या अन्य लोगों जैसे नामों के उपयोगों से बचाना है। इस प्रकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति का पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अधिकार होता है, यह मिलना चाहिए। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसके लिंग की पहचान की मान्यता के रूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर समुदाय के 2 व्यक्तियों तथा ऐसे अधिकारी जिन्हें सरकार उचित समझे कलेक्टर या डीएम की अध्यक्षता वाली जिला जो कमेटी होगी उस पर जारी किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में लिंग परिवर्तन के बदलाव के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्ति को ही आवेदन करने का अधिकार होगा। इस समुदाय के पिछड़ेपन के लिए एक योजना तैयार की जाएगी और यौन उत्पीड़न की घटनाओं से लाने के लिए इस पूरे कवर अप को आईपीसी के तहत बहुत कड़े प्रावधान और इत्यादि जो है वो बनाए गए हैं। तो ये इस कमेटी की रिपोर्ट को देखें या निजी लिंग के पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखें 2014 वाला, या एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, इसे डीएमके के नेता तिरुचि शिवा द्वारा 2014 में लाया गया था। और तो ये जो है इनके पहले के वे रिकमेंडेशंस थी जो कि व्यक्तियों ने की थी। इसके बाद ड्राफ्ट विधेयक मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करके सुझाव मांगा गया और उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी क्रम में हमको ये भी बात ध्यान रखना है कि एक तिरुचि शिवा डीएमके के नेता हैं, इन्होंने एक निजी सदस्य के या प्राइवेट बिल के रूप में इस बिल को पेश किया गया था और
चर्चा में विधेयक पर देरी हुई और उसके प्रावधान इस प्रकार हैं। तो जो हमने अभी भी पढ़े हैं वो सारे प्रावधान उसी स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर आधारित हैं। अब इसी क्रम में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2017 में आई और उसमें आधार पर जो चेंजेस आप देखते हैं अपने अधिनियम में वो किए गए। तो इसका मतलब है कुल मिला करके ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं इनके लिए या इनके संबंध में कानून बनाने की जरूरत पड़ी थी। संविधान कोई बाधा नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय कोई बाधा नहीं था और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो भी कोई बाधा उसमें क्रिएट नहीं होता था और फलस्वरूप ये एक्ट पारित हो गया। तो ये जो चर्चा थी, इस चर्चा में हमने ऐतिहासिक, संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखा। उसके बाद हमने नालसा के जजमेंट को देखा और उस क्रम में हमने एक विचार बनाने का प्रयास किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में समस्याएं क्या क्या। तो अब ये पहला भाग था, ये एक आधार आपको बना देगा। अब इसके दूसरे भाग में जो कि अगली क्लास में हम लेंगे अपने एजेंडा में, हम 2019 के एक्ट पर थोड़ी विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। क्या खास बात है, बोर्ड क्या है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा क्या है, उसके अधिकारों का संरक्षण कैसे किया गया है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये चीज हम अगली क्लास में देखेंगे, क्या मेजर्स अपनाएंगे। पिंकी ने कहा है कि गवर्नमेंट नौकरी में इनके लिए कोटा फिक्स किया गया, अभी फिक्स नहीं हुआ है, वो दिया जा रहा है, उस वही मांग है। हमारे इस एक्ट की ये सबसे बड़ी कमी मानी जाती है कि अभियुक्त रूप से ऐसा नहीं किया गया, किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये बात थी। तो इसका दूसरा पार्ट तकनीकी वाला मैं इसलिए आज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाकी चीजें भी हमारे साथ हैं। तो अगली क्लास में इसको तकनीकी पार्ट इसका देख लेंगे और मैं देखूंगा कि अगर वो डायरेक्ट आपको भेजा जा सके तो भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अब जो अगली बात है वो ये है, आप जानते हैं कि, देखिए मैं लिख देता हूं पहले। आप ये जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 319 यानी कि सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी ये कितनी महत्वपूर्ण धारा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए बनती है क्योंकि इस धारा के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है लेकिन विचारण के दौरान साक्ष्यों से ये प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति भी अभियुक्त हो सकता है, तो उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए न्यायालय को शक्ति दी गई है। धारा 319 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सेशन ट्रायल को या सेशन कोर्ट को संज्ञान मजिस्ट्रेट की तरह ही शक्तियां प्रदान करती। हमने जब पढ़ा था तो देखा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यानी सुखपाल सिंह कैरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नामक मामले में कुछ डायरेक्शंस दिए, कुछ गाइडलाइन दिए धारा 319 के संबंध में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा जजमेंट के से, आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए,
जजमेंट में जो पहला वो है पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए 319 सीआरपीसी के अधीन जो है कोई भी कोर्ट ये पाती है कि किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट अपराध में है, यानी उसके विरुद्ध विश्वास करने की एक कारण है कि इसने भी अपराध किया है, तब वो उस ट्रायल को वहीं रोक देगी। लिखा है इट शैल पॉज द ट्रायल एट दैट स्टेज, यानी पॉज करने का मतलब होता है वहीं रोक देना। तो सबसे पहले तो वो पता लगा वहीं रुक जाएगा ट्रायल, जो ट्रायल चल रहा है। अब दूसरा देखिए, द कोर्ट शैल देयर अपॉन फर्स्ट डिसाइड द नीड और अदरवाइज टू समन द एडिशनल अक्यूज्ड एंड पास ऑर्डर देना। उसके बाद कोर्ट इस बात की आवश्यकता को तय करेगी कि क्या विचारण रोक दिया जाए और जिस अभियुक्त का इन्वॉल्वमेंट पता लग रहा है उसे बुलाया जाए या नहीं। अगला पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट का ये निर्णय होता है कि नहीं, हम इस व्यक्ति को बुलाएंगे और पर्याप्त आधार है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के, तो वह सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि मैं उसके खिलाफ मामला चलाऊंगा और तब वो उसको सम्मन करेगा एंड समन द अक्यूज्ड बिफोर फर्दर ऑर्डर्स, यानी अन्य कोई आदेश देने के पहले। फिर लिखेंगे अगर समन कर दिया जाता है तब कोर्ट इस बात पर विचार करेगी कि क्या इस व्यक्ति का विचारण उस मूल अपराधी के विरुद्ध एक साथ चलाया जाए या अलग अलग चलाया जाए। फिर अगर डिसीजन इस बात में होता है कि नहीं साथ साथ चलाया जाए, यानी ज्वाइंट ट्रायल हो, तब नया विचारण शुरू किया जाएगा और दोनों के संबंध में एक साथ, और लेकिन समन के द्वारा उस अभियुक्त को बुलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के दूसरे पक्ष में, यानी अगर कोर्ट का ये व्यू बनता है कि नहीं दोनों अभियुक्तों का अलग अलग सेपरेट ट्रायल होना चाहिए, तब क्या करेगी। ऑन सच ऑर्डर बीइंग मेड देयर विल बी नो impediment for the court to continue and conclude the trial against the accused who are being proceed with। इसका मतलब है कि ऐसा ऑर्डर जो है वो कोई बाधा नहीं बनेगा कोर्ट के संबंध में कि वह मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही न कर सके। फिर अगली बात, अगर मुख्य जो ट्रायल है उसमें अभियुक्त छोड़ दिया जाता है या डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो ये जो नया अभियुक्त जिसके बारे में पता लगा है वो जो है उसके विरुद्ध वो कार्यवाही आगे चलेगी, यानी उसके छोड़े जाने से इसकी कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, लिखेंगे कि अगर मान लीजिए जो आदेश दिया गया है 319 का और दूसरे अभियुक्त को बुलाया गया है और उन दोनों अभियुक्तों के बुलाए जाने के बाद, समन कराने के बाद ज्वाइंट ट्रायल का उसका निर्णय नहीं बनता है, तब कोर्ट अलग अलग सेपरेट ट्रायल उस स्टेज से प्रोसीड करेगी जिस स्टेज से यह आदेश दिए जाने की आवश्यकता पड़ी है। उसके बाद उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति होती है जबकि
कोर्ट ने सुनवाई समाप्त कर दिया है और अब जजमेंट के लिए ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और फिर 319 जारी हो जाता है, पता लग जाता है साक्ष्य कि हाँ ये शामिल है या इनके विरुद्ध भी मुकदमा चल सकता है। तब देखिए कोर्ट ने लिखा है, इफ आफ्टर आर्गुमेंट आर हर्ड एंड द केस इज रिजर्व फॉर जजमेंट the occasion arises for the court to invoke and exercise the power under section 319 of CRPC. The appropriate course for the court is to set it down for rehearing. यानी कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो न्यायालय के द्वारा पुनः सुनवाई का आदेश दिया जाना गलत नहीं है। फिर लिखेंगे, मतलब सोचेंगे कि अब इस स्टेज पर यदि यह निर्णय लिया गया है कि सम्मन अतिरिक्त एक्यूज को किया जाए और एक दोनों ही एक्यूज के बीच में एक ज्वाइंट ट्रायल या ट्रायल चलाया जाए, तब वह ट्रायल एक शुरू से फ्रेश और बिना किसी बाधा के शुरू किया जाएगा। और लास्ट में अगर ये सर्कमस्टेंसेस होती हैं कि अक्यूज का ट्रायल सेपरेट चले, तब जिस स्टेज से यहाँ पर शुरू किया गया था उसी स्टेज से उसका आगे चलेगा। अब धारा 319 पर ये जो सुखपाल सिंह कैरा का डिसीजन है, ये एक डिटेल डायरेक्शन और गाइडलाइन देता है उस संबंध में कि आखिर आप करेंगे क्या। इसमें दो बातें ध्यान में रखना है। एक बात तो जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, एक बात तो ये कि मान लीजिए जब ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल यानी कि विचारण के दौरान अगर किसी एविडेंस से पता लग जाता है कि एडिशनल एक्यूज को बुलाया जाना है तो पॉज कर देगा। और पॉज करने का मतलब उसे पहले बुलाएगा, ये तय करेगा कि दोनों का विचारण साथ चले या नहीं। अगर तय कर लेता है तब विचारण उसी स्टेज से आगे प्रोसीड कर जाएगा जहां से वो रुका था। अगर वो ये तय करता है कि नहीं आगे नहीं चलेगा या सेपरेट रूप से ही चलेगा, तब इस एक्यूज के लिए फ्रेश डीनोवो और उस एक्यूज का उसी स्टेज से चलेगा जहां से उसने शुरू किया था। इसी क्रम में अगर मान लीजिए जजमेंट रिजर्व कर दिया गया और फिर उसके बाद उसी बीच में 319 की धारा के अंतर्गत आदेश दिया जाता है, तब उस संबंध में एक्यूज्ड के लिए उसी स्टेज से आगे चलेगा जहां से उसको ये माना जाएगा कि इसने प्रथम बार में ही अपराध किया था। और इस वाले एक्यूज के संबंध में अगर वो छूटता है तो छूट जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा, और अगर दंडित किया जाता है तो दंडित में किया जाएगा। तो ये निर्णय प्रताप सुखपाल सिंह कैरा वाला मुझे आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगा, और इसलिए कि ये जो है आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे प्रक्रिया। देखिए पिंकी ने कितनी अच्छी बात पॉइंट आउट किया है। पिंकी ये कह रहे हैं कि सर इसका मतलब ये है कि अभियुक्त को किसी स्टेज पर जोड़ा जा सके। बिल्कुल, ये तो 319 पढ़ते समय हमने पढ़ा था, वहां स्टेज डिफाइन नहीं, एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल। और सीधी सी बात है कि किसी भी स्टेज पर भी जोड़ा जा सकेगा। मान लीजिए कोई एक्स और वाई ने मिलकर मर्डर किया, उसमें वाई उसका छोटा भाई है, एक्स ने कहा कि तुम किसी से न कहना, सारा हम इल्जाम अपने सर पे ले लेंगे, और उसका एक वीडियो क्लिपिंग है। अब इसने अपना इल्जाम अपने सर पे ले लिया। अब ये ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलते 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 जजमेंट स्टेज पर पहुंच गया, तब भी वो वीडियो क्लिपिंग लीक हो गई, वो पब्लिक डोमेन में आ गई, न्यायालय के पास पहुंच गई, तब उस स्टेज से चलेगा। बिल्कुल 319 आप देखेंगे कहीं ये रोक नहीं लगाता कि किस स्टेज से वो ट्रायल चलेगा, तब किसी एक्यूज को जोड़ा जाएगा। वो ओपन बात। ये दूसरी बात थी धारा 319 की।
अब देखिए, मैं एक जजमेंट आपको बता रहा हूं। इस जजमेंट से आप जो है सीआरपीसी के विचारण के सारी स्टेजेस को समझ जाएंगे। और देखिए, पहले मैं साइटेशन लिख देता हूं। ये साइटेशन है इसका, B.A. उमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और क्रिमिनल अपील नंबर है 1892 ऑफ 2022। ये है साइटेशन। अब देखिए, इसमें जो डिसीजन हुआ वो क्या हुआ है। डिसीजन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और हाँ पिंगे, डिसीजन देखिए कितना बढ़िया है। उस साइड वो लिख लीजिए। बेंच देखिए क्या है, यू ललित सीजेआई थे तब, रविंद्र भट्ट जे, जस्टिस रविंद्र भट्ट, और पी.एस. नरसिम्हा, ये इन 3 लोगों का बेंच है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या तय किया कोर्ट ने कि ये एक मर्डर और रेप का मुकदमा था। तो इसमें जो अपीलेंट थे यानी अभियुक्त थे जो, वो 2016 मतलब गिरफ्तार हो गए थे जब घटना हुई। उसके बाद मुकदमा चला कई स्टेजेस पे। 2016 से ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है कि ये अकेले एकांत परिरोध में है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब इनको डेथ सेंटेंस दिया गया 2006 में, तब से लेकर के जब तक इनकी मर्सी पिटीशन पर निर्णय हुआ है यानी 2013 तक ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे। और कोर्ट ने ये कहा है कि एकांत परिरोध बिना किसी युक्तियुक्त आधार के अगर हो या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इनऑर्डिनेट डिले हो जाए यानी कि अयुक्तियुक्त विलंब हो जाए, तो ये मूल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में चूंकि एक ये अयुक्तियुक्त समय तक एकांत परिरोध में रखे गए हैं, इसलिए अभियुक्त के मूल अधिकार का गंभीर रूप से हनन है। आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 22 का, 19 का इत्यादि का। और इसलिए अभियुक्त इस बात के लिए हकदार है कि उसका डेथ सेंटेंस रिड्यूस किया जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो कम कर दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां 2 बातें लिखी। एक बात तो उन्होंने ये लिखा कि हम आजीवन कारावास में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कम से कम मतलब 30 वर्ष से पहले नहीं छूट पाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि सीआरपीसी में धारा 433, 433 का इत्यादि में यह क्षमादान की परिस्थितियों में जो कि एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, जो अभियुक्त है उसे ये अधिकार रहता है कि वो अपने एकांत परिरोध के अगेंस्ट जाकर के मांग कर सके। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये सीधे सीधे उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और इसलिए उसकी डेथ सेंटेंस को घटा दिया। घटा तो दिया, लेकिन 2 राइडर उन्होंने लगाया। एक राइडर तो उन्होंने लगाया कि
डेथ सेंटेंस कम्यूट करने का मतलब है कि इनकी कोई भी रिहाई जो किसी भी आधार पर होती है, चाहे वैधानिक पे चाहे संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, वो 30 साल पहले से नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर सरकार इन्हें किसी तरीके से या किसी वजह से माफ नहीं करती है, तब जीवन की, अगर माफ कर देती है तो कम से कम 30 साल जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर माफ नहीं करती है तब जीवन के अंतिम बिंदु तक ये कारावास में रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो आजीवन कारावास का दंड पाता है, उसका तात्पर्य है कि वो अपने जीवन की अंतिम सांस तक, अगर वो सजा पहले माफ नहीं की गई है तो जेल में रहेगा। अब देखिए, मैं स्टेप बाय इस केस का स्टेप आपको बताता हूं, जिससे कि सीआरपीसी में जो आपने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए। देखिए, पहला, देखिए, ये 28/2/2008 को एक लेडी थी जयश्री, जो कि वाइफ ऑफ एम सुबैया थी। ये मृत पाई गई अपने घर में, जिसका कि रेप और मर्डर किया गया था। इसी क्रम में एफआईआर लॉन्च हुई। धारा 100 एफआईआर लॉन्च हुई है और 108/2098 जो है, ये जो है देखिए, इसका वो था, नंबर था, जो कि पुलिस स्टेशन में यशवंतपुर के सब डिवीजन में ये लॉन्च हुई। उसके बाद एक्यूज्ड जो था, यानी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। ये 2/3/2008 को अरेस्ट किया गया और तब से ये कस्टडी में था। उसके बाद जो है, ये सेशन केस नंबर लॉन्च हुआ 727/1999 सेशन कोर्ट के यहाँ चला। सेशन कोर्ट नंबर 4 बेंगलुरु में ये चला और सेक्शंस थे, अंडर सेक्शन देखिए 376, 302 और एक और लगाया 392। ये 3 सेक्शन लगा करके इनको बंद किया गया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और इन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया। डेथ सेंटेंस दे दिया सेशन कोर्ट ने। हमने देखा अभी सेशन ट्रायल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको कन्विक्ट हो गए और इनको डेथ सेंटेंस मिल गया, तब हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के लिए भेजा गया और इनको सेंट्रल प्रिजन में भेज दिया गया। और तब से 2006 से ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। हाई कोर्ट भेजा गया कंफर्मेशन के लिए। आप जानते हैं 366 से 368
सीआरपीसी में इस संबंध में प्रावधान है। हाई कोर्ट ने रेफरेंस नंबर 3/2006 इस रेफरेंस नंबर में इनके डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन की सुनवाई शुरू किया। और इसमें जब ये सुनवाई शुरू किया तो इसमें जो जज थे वीजी सब्बित, इन्होंने डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। लेकिन जो दूसरे जज थे जस्टिस आरबी नायक, इन्होंने इससे असहमति जता दी। जितना आपने इनको दिया था दंड, इन्होंने इससे असहमति जता दी। जब असहमति जताती तो आप जानते हैं 392 के हिसाब से थर्ड जजेस को चला जाता है, तो ये थर्ड जज को चला गया और जस्टिस RSR भानुमत इनको चला गया। SR भानुमत को चला गया। अब आप देखिए एक एक स्टेप, अपराध हुआ, FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, अरेस्ट हुआ, जेल भेजा गया, ट्रायल शुरू हुआ, डेथ सेंटेंस हुआ, कंफर्म के लिए भेजा गया, 2 जजों का मत विभाजन हो गया, तीसरे जज को भेजा गया और जो तीसरे जज थे जस्टिस भानुमत, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया इसके डेथ सेंटेंस को, इसके डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। और आपको ये ध्यान होगा कि डेथ सेंटेंस जब दिया जाता है तब 354 सीआरपीसी में लिखा गया है स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड, यानी विशेष कारणों का कथन करना होगा। और इसीलिए बच्चन सिंह का जो मामला है आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया, यानी कि ऐसे मामले जो विरल से विरलतम है उन्हीं में ही मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ये वही मामला माना कोर्ट ने। और जब कंफर्म हो गया तब देखिए 2011 में क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई, अपील इन सुप्रीम कोर्ट 285/86/2011 में इसकी नंबर था, क्रिमिनल अपील फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया 2011 में इनके डेथ सेंटेंस को और कन्विक्शन को। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, कंफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, तब ये मर्सी पिटीशन पे आ गए, यानी दया याचिका पे आ गए। इसी में देखिए हमको एक बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट से पता लगी है, जो कि प्रोसीजरल पार्ट है, यानी जो कि प्रोसीजर है कि जब भी डेथ सेंटेंस होता है तो उसके 7 दिनों के भीतर हमको दया याचिका फाइल करनी पड़ती है, विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर, विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ये याचिका फाइल करनी पड़ती है। और अभियुक्त ने भी याचिका फाइल की और फिर जब ये याचिका फाइल हुई है, पिटिशन सीकिंग मर्सी ऑन 8/2/2011 विद इन 7 days, तो 2011 में ये मर्सी पिटिशन फाइल हो गई। इसी के साथ साथ इन्होंने रिव्यू पिटिशन भी फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसे रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर में 52/2011 में
सुप्रीम कोर्ट ने में फाइल किया इन्होंने और ये कहा कि फिर से ये लिया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके डेथ सेंटेंस के ऑर्डर को स्टे कर दिया, फिलहाल के लिए रोक दिया, क्योंकि दया याचिका पेंडिंग थी। फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने 2013 में इनकी दया याचिका को खारिज कर दिया और इसकी सूचना इंटीमेट करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है, ये अपीलांत को दे दिया, यानी अपीलार्थी को दे दिया। उसके बाद इस आदेश के अगेंस्ट एक रिट पिटीशन फाइल की गई और इस संबंध में कि इनका ये जो डिले किया गया है वो इनऑर्डिनेट है। और इसी क्रम में देखिए, मैं एग्जैक्टली वो पार्ट पढ़ता हूं। रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 52/2011 प्रिफर्ड बाय द अपीलांट was decided along with writ petition criminal number Itna Muhammad Arif versus Registrar General Supreme Court by a constitutional bench of Supreme Court wide judgment dated 2014. It was held by majority that review petition arising out of award of death sentence be heard in open court. ये तय किया गया कि जो रिव्यू पिटीशन होगी उसे ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। रिव्यू पिटीशन जो है फाइनली जो है लिस्ट की गई और उसने डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। अब इस संदर्भ में इस बीच में चूंकि देरी हो गई थी तो कुछ दिनों के बाद जो है अपीलेंट ने 2016 में ये इसके लिए रिट पिटीशन फाइल कर दिया कि उसको फिर से जांचा जाए और फिर बाद में उसकी मेंटल कंडीशन जांचने के लिए और कई सारी प्रक्रियात्मक सुविधाओं लेकुनास के लिए जो है 2021 में फिर से रिट पिटीशन फाइल की गई और हाई कोर्ट ने इनका मना कर दिया इनके कि हम आपको माफ़ी नहीं देंगे और तब उस हाई कोर्ट के खिलाफ ये चले आए। कुल मिलाकर के जो बात है, ये पूरा जो मैंने आपको पूरा वो बताया है सीक्वेंस, ये दो कारण से बताया है। इसको आपको सिर्फ दो कारण से याद रखना है। एक कारण तो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में हमको सीआरपीसी के विचारण, अपील, रिव्यू, दया याचिका और इससे संबंधित बहुत सारी बातों का उल्लेख मिल जाता है। यानी कि हमको इस बात का उल्लेख मिल जाता है कि आखिर वास्तव में ये घटनाएं कैसे घटित होती हैं। हमने सीआरपीसी में इसी तरह से पढ़ा है, सिर्फ इसलिए इसको याद रखिएगा, बाकी किसी लिए नहीं। लास्ट में मैं इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ करके आपको सुनाना चाहूँगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं। देखिए, मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ करके सुना रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं उसको आपको जो याद रखना है इस डिसीजन का वो बात बताऊंगा। ऑपरेटिव पार्ट है, एट दिस स्टेज वी मे रेफर टू ए रिसेंट डिसीजन बाय ए 3 जज बेंच इन मोहम्मद मनन एलियास अब्दुल मनन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019, where while accepting the review petition the sentence of death commuted to imprisonment for life. However, it was observed in paragraph 87 and 88 as under, even though life imprisonment means imprisonment for entire life, the convict are often granted reprieve under or remission of sentence under imprisonment no less than 14 years. In these cases, considering the heinous, revolting, abhorrent and despicable nature of crime committed by petitioner, we feel that petitioner should undergo imprisonment for life till his natural death.
and no remission of sentence be granted to him. We therefore commute the death sentence imposed on petitioner to life imprisonment till his natural death without reprieve or remission. Considering the entirety of fact and circumstances on record, in our view, end of justice would be met if, while commuting the death sentence awarded to the appellant, we impose upon him sentence of life imprisonment with a rider that he shall undergo minimum sentence of 30 years, and if any application for remission is moved on his behalf, the same shall be considered as its own merit, and only after he was undergone actual imprisonment of 30 years. If no remission is granted, it goes without saying that, as laid down by this court in Gopal Vinayak Godse versus State of Maharashtra, AIR 1961 SC 600, the sentence of imprisonment for life shall mean the remainder of life. The appeal is allowed accordingly. तो ये निर्णय मैंने आपको दो कारणों से उल्लेखित किया है इस डिस्कशन की क्लास में. पहला मामला तो ये है कि पहला मुद्दा ये है जिसलिए मैंने आपको ये बताया कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास से. एक बात. दूसरी बात है कि सीआरपीसी में नियम है कि 14 वर्ष की अवधि अगर बिता ली जाती है तब जो कारावास है उसकी अवधि को माफ किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है. समुचित सरकारों को ये अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका अपनाया कि अगर मान लीजिए किसी लाइफ कन्विक्ट को या आजीवन कारावासित व्यक्ति को माफ किया जाना है तो जब तक वो इस मामले में जो मामले की गंभीरता और उसकी महत्व है उसको देखते हुए वो 30 वर्ष जब तक व्यतीत नहीं कर लेगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया राइडर क्रिएट किया स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के ऊपर कि कम से कम 30 वर्ष जरूर वो जेल में बिताए या कारावास का समय बिताए. तो ये एक नई बात है. एक तो हमें एक डाटाबेस मिला कि आजीवन कारावास का मतलब अंतिम क्षण तक कारावास है. दूसरा एक नया कंसेप्ट भी हमको पता लगा कि अगर मान लीजिए आजीवन कारावास को कम्यूट किया जाता है, कम किया जाता है, तो कम से कम 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष की अवधि व्यतीत की जाए, ये राइटर सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है. इसको ध्यान में रखना होगा. अब अपने सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जो कि कोटेशंस का सेगमेंट है. मैंने 2 कोटेशंस आप लोगों के लिए इस कक्षा के लिए चुने हैं. मैं उनको लिखता हूं और फिर उसका अर्थ बताता हूं आपको ताकि आप अपने निबंधात्मक या अन्य पेपर्स के लिए वो हो सकें, सक्षम हो सके. देखिए पहला क्या है. एक मैं बोलता चल रहा हूं, लिखता चल रहा हूं, आप साथ ही साथ लिखते चलिए. देखिए कोटेशन क्या है. द डॉक्ट्राइन ऑफ सब जुडिस, स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज. सब जुडिस may not be elevated to such an extent that some kind of reference or allusion to a member of society
would warrant the negation of right to freedom of speech and expression, which is an extremely cherished right enshrined under Constitution. The moment the right to freedom of speech and expression is atrophied, not only the right, but also the person having the rights gets into semi-coma. अब मैं आपको पढ़ करके बताता हूं व्हाट डज दैट कोटेशन मीन्स। देखिए क्या कह रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ सब जुडिस मे नॉट बी एलिवेटेड टू सच एक्सटेंट, सच एलिवेटेड का मतलब उतना ऊपर नहीं ले जाया जा सकता या उस सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता, सच एन एक्सटेंट दैट सम काइंड टू रेफरेंस और, देखिए एक शब्द यूज किया है एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब संकेत होता है, रेफरेंस का मतलब निर्देश होता है। टू ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वुड वारंट द negation of right to freedom of speech and expression, which is extremely cherished right of constitution। ये कह रहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सबजुडिस है, सबजुडिस का ड्राफ्टिंग डॉक्ट्रिन आपको मालूम है कि अगर एक मैटर कोई पेंडिंग हो तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरा मैटर हम उठा नहीं सकते। तो ये इस कोटेशन का ये भाग ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अधिकार है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ता है और उस संबंध में हम डॉक्ट्रिन यानी सब जुडिस यानी लंबित रहने के नियम को उस सीमा तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह अधिकार भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त या प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करने योग्य अधिकार है, मोस्ट चेरिश्ड राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला पार्ट कहता है उसका, द मोमेंट राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एट्रोफाइड, यानी कि जिस क्षण स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, ये जो एट्रोफाइड लिखा है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा शब्द है। एट्रोफाइड का मतलब होता है बहुत कमजोर, वेरी वीक, बहुत कमजोर। कह रहा है, इस कोटेशन का पार्ट कह रहा है, द मोमेंट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एट्रोफाइड, यानी कि जिस क्षण ये अधिकार अत्यंत कमजोर बना दिया जाता है तो
नॉट ओनली द राइट, यानी केवल अधिकार नहीं, बल्कि वह पर्सन जिसका अधिकार इस तरीके से कमजोर किया जाता है वो सेमी कोमा में चला जाता है। सेम कोमा का मतलब होता है बेहोशी की अवस्था या ऐसी विक्षिप्तता की अवस्था जिसमें से व्यक्ति बाहर ना आ पावे। तो ये कोटेशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार के महत्व को बताता है। आप इसे अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और ये कोटेशन किसका है बताता हूं आपको। दिस कोटेशन बिलोंग्स टू दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब, और जो मामला है वो है आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और रिट पिटिशन सिविल का जो नंबर है 1269 ऑफ 2018। आदर्श हाउसिंग जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है महाराष्ट्र में, आप जानते हैं एक अवैधानिक रूप से बनाई गई सोसाइटी थी जिसके डिमोलिशन की बात चल रही थी। उसी मामले से संबंधित पूर्व सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये किया। ये मुझे स्पीच एंड एक्सप्रेशन के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक और कोटेशन छोटा सा आपके लिए रखता हूं मैं। देखिए, द कोर्ट मस्ट बी कॉशियस while evaluating expert evidence. Expert evidence, which is a weak type of evidence, which is a weak type of evidence and not substantive in nature. It is also settled that it may not be safe to solely rely upon such evidence, and the court may seek independent and reliable corroboration in the fact of a given case. In a fact of a given case. Generally, mere expert opinion or evidence as to a fact is not regarded as conclusive proof of it. ये कोटेशन मुझे एक्सपर्ट एविडेंस पर बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक्सपर्ट एविडेंस आप जानते हैं धारा 45, 46 और 47 मुख्य रूप से एविडेंस एक्ट में यह वर्णित किया गया है। देखिए क्या कह रहा है।
द कोर्ट मस्ट बी कॉशियस, यानी सतर्क रहना चाहिए, वाइल इवेल्युएटिंग एक्सपर्ट एविडेंस, यानी जब वो विशेषज्ञ साक्ष्य को तौल रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हैं। विच इज ए वीक टाइप ऑफ एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एंड नॉट सब्सटेंटिव इन नेचर, यानी कि जो एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, जो कि सारभूत प्रकृति का नहीं है। इट इज ऑल्सो सेटल्ड दैट, ये पूर्व स्थापित है, इट मे नॉट बी सेफ टू सोलली रिलाई अपॉन सच एविडेंस, यानी कि यह भी पूर्व स्थापित है कि ये सुरक्षित नहीं है कि हम सिर्फ इसी पर विश्वास करें या आधारित हो। सोलली का मतलब सिर्फ इसी पर। एंड कोर्ट, और न्यायालय में सीक इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल कोरोबरेशन, यानी न्यायालय स्वतंत्र और विश्वसनीय, कोरोबरेशन का मतलब संपुष्टिकारक साक्ष्यों की मांग कर सकता है। सामान्य रूप से जनरली द मियर का मतलब केवल, एक्सपर्ट एविडेंस एज टू फैक्ट, यानी किसी तथ्य का एक्सपर्ट एविडेंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता। तो ये एक्सपर्ट एविडेंस के संबंध में एक बहुत अच्छा कोटेशन है। इससे उनको एक बात ये भी पता लगती है कि जो एक्सपर्ट एविडेंस होता है सिर्फ उसी के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, इंडिपेंडेंट साक्ष्यों से भी उसको कोरोबरेट कराना जरूरी होता है। और ये स्टेटमेंट है जस्टिस मोहन एम शांता नगोनकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, और सी जे रेड्डी वर्सेस बी पी रेड्डी, सिविल अपील नंबर है 781819 ऑफ 2009। तो ये दो कोटेशन मैंने आपके लिए इस कक्षा के लिए निकाले हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, और जब भी एक्सपर्ट एविडेंस या स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार की बात आवे तब आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब इस क्लास के लास्ट सेगमेंट में क्विकी का सेगमेंट है। क्विकी का मतलब कोई भी चीज जो बहुत जल्दी से की जाती है। इस सेगमेंट में मैं आपको लॉ के कोई दो कंसेप्ट जल्दी से उन्हें बोल के कैसे बताया जाए इसके बारे में बताऊंगा। इसे आप सिर्फ सुनेंगे तो आपको अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस में ये बहुत मदद मिलेगी और बहुत संक्षेप में आप जान पाएंगे किसी भी कंसेप्ट के बारे में। तो आज के लिए जो कंसेप्ट मैंने रखा है आपके लिए, जो पहला कंसेप्ट है वो है अपकृत्य में सॉवरेन इम्यूनिटी का नियम, यानी अपकृत्य में संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत। किसी भी अपकृत्य में लोक कर्तव्य के भंग होने पर उस व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में या व्यादेश के रूप में उपचार उसके विरुद्ध मांगा जा सकता है, परंतु संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत राज्य को अपकृत्यात्मक दायित्व से बचाता है। यह सिद्धांत पीओ स्टीम नेविगेशन कंपनी नामक मामले में एस्टेब्लिश किया गया और लागू किया गया, और बाद में भारत में बहुत सारे मामले में लागू करके राज्य को यानी स्टेट को अपकृत्य के दायित्व से बचाया गया। परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में भारतीय न्यायालयों ने इस सिद्धांत को नकार दिया और वर्तमान में ये सिद्धांत सिर्फ देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मामले में लागू होता है। यानी कि अगर राज्य का कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य के निष्पादन में किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करता है तो राज्य उसके लिए अपकृत्यात्मक रूप से दायित्वधीन हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि जो संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत है वो अब अपनी मान्यता को खो रहा है या अब बहुत सीमित रूप में अप्लाई होता है। वामन राव
वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इस बात की नींव डाली गई कि राज्य अब एक सामान्य नियोजक की भांति उत्तरदायी होगा और अंग्रेजों के समय का संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत जो कि पीओ स्टीम नेविगेशन कंपनी में स्थापित किया गया था, अब लागू हर मामले में नहीं किया जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है कि संविदा विधि में नैराश्य का सिद्धांत क्या होता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नाम से भारतीय संविदा अधिनियम में कोई सिद्धांत अभिव्यक्त रूप से प्रचलित नहीं है। ये अंग्रेजी विधि का नियम है जिसे भारत के संविदा विधि में धारा 56 में समाहित माना जाता है। अंग्रेजी विधि में जो असंभवता होती है वो जब कार्यात्मक असंभवता होती है, यानी प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है, यानी जब वचनदाता वचन ग्रहीता दोनों अपने वचन के पालन को करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उस वचन का उद्देश्य विफल हो जाता है, तब माना जाता है वहां कार्यात्मक या प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी लागू हुई है। जैसे क्रिल बनाम हेनरी नामक मामले में राजा का जुलूस निकलते हुए देखने की संविदा की गई, तो जो वचनदाता था उसका मकान तैयार था, वो देने के लिए तैयार था, वचन ग्रहीता ने प्रतिफल दे दिया था, उसने अपने वचन का पालन कर दिया था, लेकिन ये जुलूस देखने की संविदा पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि राजा बीमार पड़ गया था और फलस्वरूप जुलूस निकाला नहीं जा सका। मुंगनी राम बांगुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नामक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि भारत में कि जो धारा 56 है उसमें भौतिक असंभवता, विधिक असंभवता और कार्यात्मक असंभवता तीनों लागू होती हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी विधि के फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत भारतीय विधि में धारा 56 में समाहित होता है। ये दो कंसेप्ट थे क्विकी के रूप में, और अजय ने जैसा कि पूछा मैंने कुछ लिखवाया नहीं, आप जानते मैं लिखवाता नहीं हूँ, सिर्फ मैं कोटेशन आपको बताता हूँ, वो आप लिख लेते हैं, आप अपनी तरफ से नोट करते रहते हैं। तो ये क्विकी जो है मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगिता पूर्ण भी रहेगा। तो अब यही समाप्त करते हैं और अगले सेगमेंट में हमारा जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसकी तकनीकी स्वरूप पर विचार करेंगे। बेयर एक्ट आपको पोस्ट हो जाएगा, बेयर एक्ट आप जो है फोटोकॉपी चाहें तो करा लेंगे, वरना पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल में रखेंगे। उसकी विशेष बातें मैं बताऊंगा और उस एक्ट में कमी क्या है, यानी जो यूरिस्ट हैं वो इस एक्ट में किस कमी की ओर ध्यान दिला रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे शॉर्ट में। कुछ नए मुद्दे रहेंगे, कुछ नए केसेस रहेंगे, कुछ नए कोटेशंस रहेंगे और क्विकी में कोई नया मुद्दा रहेगा जो कि मैं आपको 1 से 1.5 मिनट में आपने देखा होगा, बल्कि 1 मिनट भी शायद नहीं हुआ होगा, मैंने आपको समझाया। इसी तरीके से इंटरव्यू के लिए हमें ध्यान में रखना होगा। अब समाप्त करता हूं। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट।